हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको 1991 से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के बारे में बताया। आज मैं आपको 1991 से सरकार की जो सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी जो नीतियां हैं या जो भूमिका है उसके बारे में बताऊंगी मैं। ठीक है। 1991 में अपनाई गई नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को 4 प्रमुख सुधार किए गए। उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सरकार की नीतियाँ स्पष्ट और निश्चित है, जिसके पॉइंट ये है। देखिए, पहला पॉइंट है क्षमता की संभावना वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्गठित एवं पुनर्जीवित करना। यानी कि जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में संभावनाएं अच्छी है, ज़्यादा है आगे, तो उनको वापस से पुनर्गठित करना या पुनर्जीवित करना, यानी कि जो पहले लॉस में चल रही थी उसका वापस से सुधार करना, उनको वापस गठित करना, है ना। दूसरा है जिन पीएसयू को पुनर्जीवित नहीं किया सकता उन्हें बंद कर देना। यानी जो ऐसी इकाइयाँ, औद्योगिक इकाइयाँ जिनको वापस जो है, जिनको पुनर्जीवित नहीं कर सकते, वापस का मतलब निर्माण नहीं कर सकते, निर्माण का मतलब यहाँ पे है उनको वापस चालू नहीं कर सकते, तो उन्हें बंद कर देना चाहिए। तीसरा, यदि आवश्यकता हो तो गैर महत्वपूर्ण पीएसयू में सरकार के समता अंशों को 26% या उससे कम लाना। यानी कि गैर महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक क्षेत्र है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें जो सरकार का पैसा लगा रहता है शेयर के अंदर, उसको 26% या उससे कम पर लाना। यानी कि सरकार की जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें उस सरकार के इन्वेस्टमेंट को कम कर देना जो गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र में। ठीक है। चौथा है कर्मचारियों के हितों को पूर्ण संरक्षण देना, उनके हितों का ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट बताए हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में। दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को घटाकर 17 से 8 कर देना, उसके बाद 3 कर देना है। 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 17 उद्योग धंधों को आरक्षित किया गया। यानी 17 उद्योग धंधे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। यानी कि जो उद्योग धंधे सार्वजनिक क्षेत्र में ही चलाए जाते थे वो 17 उद्योग थे 56 में। ठीक है। 1991 में केवल 8 उद्योगों को आरक्षित किया, उसके बाद कम कर दिए। केवल 8 उद्योग इसमें रखे गए सार्वजनिक क्षेत्र में, जिसमें आणविक ऊर्जा है, अस्त्र शस्त्र है, संप्रेषण है ना, कम्युनिकेशन के जो होते हैं, खनन है, रेलवे है, ये इसमें थे। ठीक है। और 2001 में केवल 3 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया। यानी कि 2001 में इनकी संख्या 8 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। यानी कि अब 3 ही ऐसे क्षेत्र हैं उद्योगों के जो सार्वजनिक क्षेत्र में है, बाकी सबको निजी क्षेत्र में कर दिया गया। ठीक है ना। अब 3 में कौन कौन से हैं देखिए, आणविक ऊर्जा, अस्त्र शस्त्र और रेल परिवहन। ये 3 तो जो है सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहेंगे, इसमें निजी क्षेत्र नहीं रहेगा, निजी क्षेत्र के रूप में नहीं चलाए जा सकते हैं। ठीक है ना। और इसका अर्थ ये हुआ कि निजी क्षेत्र इन तीनों को छोड़कर सभी में व्यवसाय कर सकता है, और सार्वजनिक क्षेत्र को उनकी प्रतियोगिता में व्यवसाय करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है 3 क्षेत्र में केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही रहेगा और बाकी सब में निजी क्षेत्र को छूट दे दी गई है। लेकिन निजी क्षेत्र को छूट देने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र नहीं जा सकता, वहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में भी खोले जा सकते हैं कंपटीशन के लिए। ठीक है। हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत अहम भूमिका रही है, लेकिन निजी क्षेत्र भी राष्ट्र के निर्माण में काफ़ी योगदान देता है। इसीलिए राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए दोनों, यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, दोनों को एक दूसरे के पूरक समझना चाहिए। और निजी क्षेत्र की इकाइयों को भी जनता के प्रति क्या होना चाहिए? उत्तरदायी बनना होगा। और सार्वजनिक क्षेत्र को भी आज के अत्यधिक जो कंपटीशन का युग है ना, उसमें अपनी उपलब्धियों पर उसको भी ध्यान देना पड़ा। कहने का मतलब ये है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का विकास करना जरूरी है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा व्यवसायी इकाइयों के अंशों का विनिवेश। विनिवेश को मतलब कहते हैं इंग्लिश में डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पहले सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी सरकार ने जो पैसा उद्योग धंधों में लगा रखा था, अब सरकार धीरे धीरे उस पैसे को वापस बाहर निकाल रही है, यानी कि वापस ले रही है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब तो पैसा लगाना, और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा निकालना। वो क्यों कर रही है? कि सरकार निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन ज़्यादा दे रही है 91 के बाद में, क्योंकि 91 के बाद में जो है देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विक भूमंडलीकरण की नीति अपनाई गई थी। ठीक है। विनिवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के समता अंशों को निजी क्षेत्र की इकाइयों और जनता को बेचा जाता है। यानी कि जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकार का जो इन्वेस्टमेंट था उसको कम कर दिया गया है, और सरकार ने जो है जो समतांश होता है, समतांश का मतलब शेयर जो होता है ना, जो आम जनता को, निजी इकाइयों को बेच दिए।
इसका उद्देश्य इन इकाइयों के लिए संसाधन जुटाना और आम जनता एवं कर्मचारियों की भागीदारी को व्यापक बनाना। आम जनता भी इन उद्योग धंधों में अपनी भागीदारी निभाए। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में अपने आप को अलग करने और सभी उपक्रमों से अपनी समतांश पूंजी को कम करने का निर्णय लिया है। सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र आगे आए, वो पैसा इन्वेस्ट करे, और सरकार धीरे धीरे अपना पैसा बाहर निकाल रही है। और इसके निजी क्षेत्र जहाँ काम करता है ना, वहाँ क्या है, प्रबंध व्यवस्था में सुधार होता है, अनुशासन भी ज़्यादा रहता है। वित्तीय अनुशासन मतलब कहने का मतलब है, लेकिन इस मामले में अभी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में निजीकरण क्यों किया गया, इसके क्या उद्देश्य हैं? इसमें पहला देखिए, ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनका रणनीतिक महत्व नहीं है, उनमें अटकी सार्वजनिक पूंजी को, बड़ी राशि को बाहर लाना, ताकि उन्हें सामाजिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे मूलभूत आवश्यकता वाले या स्वास्थ्य सेवाएं या परिवार कल्याण, प्राथमिक शिक्षा आदि में उपयोग में लाया जा सके। कहने का मतलब है इस पॉइंट का कि ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र जिनका ज़्यादा महत्व नहीं है, अगर उसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है तो सरकार क्या करती है, उस पैसे को निकाल रही है ना, वह निजी क्षेत्र को बेच रही है वो तो, है ना। और पैसा निकाल के सरकार क्या करेगी, जहाँ ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा आवश्यकता क्या है, मूलभूत सेवाएं जैसे बिजली, पानी, ये होते हैं संचार वगैरह, हो ना, इनमें इन्वेस्ट करना, स्वास्थ्य सेवाओं में यानी मेडिकल फैसिलिटी में इन्वेस्ट करना, परिवार कल्याण, शिक्षा के ऊपर इन्वेस्ट करना, इसमें ज़्यादा यूज़ करेगी सरकार पैसे को, ठीक है। सार्वजनिक, दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक ऋण की भारी राशि और ब्याज के भार को भी कम करना। जो लोन है सरकार के, उसकी राशि को भी कम करना, ब्याज के भार को कम करना। तीसरा, वाणिज्यिक जोखिम को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना, ताकि कोषों का अधिक उपयोग परियोजना में निवेश किया जाएगा। यानी जो रिस्क है वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल रिस्क, व्यापार की जो रिस्क होती है ना, वो निजी क्षेत्र को ट्रांसफर कर दो। यानी कि आज सरकार क्या है, पैसा निकाल लेगी तो क्या होगा, निजी क्षेत्र को दे देगी वो क्षेत्र पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो निजी क्षेत्र की जोखिम बढ़ जाएगी, सरकार की जोखिम या सार्वजनिक क्षेत्र की जोखिम क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी। तो सरकार जो ये कम करेगी ना जोखिम को, यानी पैसा निकाल लेगी, तो पैसा निकालेगी तो उस कोष का उपयोग सरकार दूसरे प्रोजेक्ट पे करेगी, ठीक है। इन इकाइयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना और निगमित शासन में लाना है। सरकार के नियंत्रण से क्या करना, मुक्त कर देना, ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। जिन क्षेत्रों में अब तक सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार रहा है, उदाहरण के लिए जैसे टेली और संप्रेषण क्षेत्र, टेली का मतलब ये टेलीफोन वगैरह जो होते हैं ना, संप्रेषण क्षेत्र मतलब कम्युनिकेशन के जो भी आते हैं ना एरिया, वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर। उसमें उपभोक्ताओं को अधिक चयन की सुविधा, कम मूल्य और अधिक श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना। देखिए आज कम्युनिकेशन के अंदर आज मार्केट में कितनी प्राइवेट कंपनियां आ गई है, जो आपको जैसे कम्युनिकेशन यानी मोबाइल वगैरह की सेवाएँ जो है ना, आज कितनी सेवाएँ, कितनी कंपनियाँ हैं मार्केट के अंदर। तो आपको जो अच्छा लगता है, जिनकी सेवाएँ अच्छी होती है, वही आप कंपनी का चयन कर सकते हैं, क्योंकि अब निजीकरण के अंदर काफ़ी आ गया है ये संप्रेषण का जो है क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है बीमार इकाइयों और निजी क्षेत्र के लिए एक समान नीतियाँ बनाना। सभी सार्वजनिक क्षेत्र की जो बीमार इकाई का मतलब जो इकाइयाँ लॉस में चल रही है, उनको औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को यह निर्णय लेने के लिए सौंपा जाता है, ताकि उनका पुनर्गठन किया जाए या उनको बंद कर दिया जाए। यानी एक बोर्ड है उद्योगों के संबंध में, जिसका नाम है औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। इस बोर्ड को ये बताया गया कि जो जो बीमार इकाइयाँ हैं या जो जो लॉस में चल रही है इकाइयाँ, या तो उसको वापस से गठित किया जाए, है ना, उसको चालू किया जाए सही ढंग से, या फिर उनको बंद कर दिया जाए। ये निर्णय उनके ऊपर सौंपा गया, ठीक है। बोर्ड ने कुछ मामलों में ऐसी इकाइयों को पुनः सक्रिय करने या पुनः स्थापित करने की योजना का पुनरावलोकन किया है और कुछ को बंद करने का निर्णय किया है। लेकिन जो इकाइयाँ सरकार, जो बोर्ड है ना, वो जो इकाइयाँ बंद करते हैं ना, तो कोई इकाई अगर बंद हो जाती है, कोई फैक्ट्री बंद हो जाती है, कारखाना बंद हो जाता है ना, तो लोग क्या, कर्मचारी क्या उसका विरोध भी करते हैं, आपको पता है, क्योंकि वो बेरोजगार हो जाते हैं ना। तो इस प्रकार से सरकार क्या करती है, उनको या तो किसी और सेवाओं में लगाती है ना, या उनको कहती है कि आप स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कर लो, या उनका जो नुकसान हुआ है, नौकरी चली गई उनकी, उनको क्षतिपूर्ति वगैरह देने का कार्य भी करती है ना, जो इकाइयाँ बंद कर दी गई है सार्वजनिक क्षेत्र की, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम जो है बीमार हैं, उनके खातों में इतनी हानि इकट्ठी हो गई है कि फिर से उनको चालू करना कठिन है, ठीक है ना। बहुत लॉस हो गया, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो गया लॉस का, तो उसको वापस चालू करना भी मुश्किल होता है ना। सार्वजनिक वित्त के भारी दबाव में होने के कारण केंद्रीय एवं राज्य सरकारें उन्हें ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रख सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास कर्मचारियों एवं श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के पश्चात इकाइयों को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है ना। यानी कि ऐसी इकाइयाँ जो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है,
जिनको वापस शुरू नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी इकाइयों में जो सरकार को बंद करने का ही उनके पास विकल्प रहता है। और फिर जो उनके कर्मचारी होते हैं ना, उनको फिर या तो स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करना या सेवानिवृत्ति वगैरह, या सरकार जो भी मुआवजा उनको देना चाहे वो दे सकती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है समझौता विवरणिका। समझौता विवरणिका प्रणाली के माध्यम से निष्पादन में सुधार, निष्पादन का मतलब काम को पूरा करना, समय पर पूरा करना, है ना, उसमें सुधार किया सकता है। इसके अनुसार प्रबंधन को अधिक स्वायत्ता, स्वायत्ता का मतलब है जो प्रबंध करते हैं ना प्रबंधक, उनको स्वतंत्रता दी गई है ना। साथ में उनको ये भी जिम्मेदारी भी दी गई है कि आपको जो भी उद्देश्य या निर्धारित परिणाम है वो प्राप्त करने हैं। ठीक है ना। तो किसी को जिम्मेदारी सौंपते हैं तो फिर उस हिसाब से वो कार्य करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की जो है इस लक्ष्य वो भी स्पष्ट किए गए हैं, और उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनको पर्याप्त स्वतंत्रता भी दी गई है ना, परिचालन। और इस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र जो है इनके जो प्रशासनिक मंत्रालय हैं उनके आपस में संबंध और स्वायत्ता को परिभाषित करता। कहने का मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर ऐसे कई समझौते किए गए जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि आपके ये लक्ष्य है, आपको प्राप्त करना है। उनको स्वतंत्रता भी दी गई है कि इस लक्ष्य को आपको जैसे तैसे प्राप्त करना है ना। तो ये स्वतंत्रता जब उनको मिल जाती है ना प्रबंधकों को, तो वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करते हैं, और उनके आपस में जो संबंध है प्रशासनिक तौर पे वो भी तय किए जाते हैं। इस प्रकार से समझौता विवरणिका के माध्यम से भी सार्वजनिक क्षेत्र में कई सुधार किए गए। ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है भूमंडलीय उपक्रम, वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।